हेलो नीट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज वैष्णवी एंड आई एम अ नीट एजुकेटर। मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी हूं और मैं यूट्यूब पे आपके सारे बायोलॉजी के जो 11th और 12th के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कराने वाली हूं। उसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कोशिश करिए। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टिटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, है ना। वो जो चैप्टर है मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड वे में आराम से कंप्लीट करवाया है और सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाकर विजिट कर सकते हो। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टिटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से रिलेटेड जो मोस्ट रेलिवेंट आज क्वेश्चंस हो सकते हैं या जिसके आने के चांसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर्स लिख के बताना और उसके साथ साथ मैं भी इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ tuft of blood capillary formed by A. ब्लड फ्रॉम ग्लोमुलस इज कैरिड अवे बाय बी। तो अब ए क्या होगा बताइए, ग्लोमुलस किससे बन रहा है ना। ये जैसे मान लीजिए ये एफरेंट आर्टेरियोल है और उसके बाद से ग्लोमुलस बन रहा है ना। तो ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है ग्लोमुलस और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। तो ए क्या हो जाएगा, ए एफरेंट आर्टेरियल हो जाएगा और बी जो है वो इफरेंट आर्टेरियल हो जाएगा, है ना। यस और नो। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी एफरेंट आर्टेरियोल। नो, नॉट दिस वन, सॉरी। एफरेंट एंड इफरेंट किसमें है, आप सर्च करो। तो एफरेंट और इफरेंट हमें दिख रहा है ये वाला, देखो। ए क्या हो गया इसमें, ए जो है वो आपका एफरेंट आर्टेरियोल है which takes the blood towards the glomerulus, and B is the efferent arteriole which takes blood away from the glomerulus. Understood? Next question number 2. Name the segment of nephron where minimum reabsorption occur. ये क्लियरली आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब मैंने रीड करवाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि असेंडिंग पोर्शन ऑफ इनलेज लूप में सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सबसे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है। और कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। यस और नो। Incorrect statement with respect to nephron is okay. PCT is lined by simple cuboidal epithelium with microvilli, बिल्कुल सही है ना। PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पे माइक्रोविलाई होता है, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और वहां पे क्या हो सके, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट हो सके। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है फैकल्टेटिव यानी कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ओनली वे ऑफ फिल्ट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म दैट लैक ग्लोमेरुलस। यस, जो ऑर्गेनिजम्स में ग्लोमेरुलस नहीं होता है उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन से ही फिल्ट्रेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिल्ट्रेशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस एंड इट अकर्स इन मालफिजियन कॉर्पसल। फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल में होता है जिसको हम मालफिजियन कॉर्पसल बोलते हैं। ये तो सही बात है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, ये आपके बुक में समरी में लिखा हुआ है, समझ में आया। फिल्ट्रेशन एक नॉन सिलेक्टिव, एक नॉन बायस्ड प्रोसेस है। ये जो है ये पोर के साइज से, जो ग्लोमुलस का पोर है उसके साइज से जो भी चीजें पास होंगी वो उसको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा पास होने के लिए, है ना। यूजफुल है या नहीं यूजफुल है ये इन चीजों का ध्यान नहीं देगा। यानी वॉट एवर इज, you can say whatever molecules can cross the size of the endothelium, that is the simple squamous epithelium of the blood vessel of the glomerulus, उससे जो भी चीजें क्रॉस कर सकती हैं वो सारी क्रॉस हो जाएंगी। अंडरस्टूड। वो ये नहीं देखेगा कि ग्लूकोज जो है इंपॉर्टेंट है तो वो नहीं क्रॉस होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो ये नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, इसीलिए ये जो है ऑप्शन नंबर 4 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ और यही आंसर बनेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म यानी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन है। लैंड स्नेल्स, यस लैंड स्नेल यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। कार्टिलेजिनियस फिश, नहीं भाई, कार्टिलेजिनियस फिश यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, यस बिल्कुल। यूरिक एसिड एक्सक्रीट कौन कौन कर रहा होता है, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स है ना जो कि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी, फिर बर्ड्स है ना, रेप्टाइल्स, ये सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। बोनी फिश एंड टैडपोल लार्वा नहीं, ये जो है ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ये पानी में रहते हैं। फ्रॉग एंड ह्यूमन ये लोग यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में यूरिक एसिड पूछा है तो डेफिनेटली द आंसर विल बी इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज बिकॉज, है ना। ऑब्वियसली अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो गया यूरिन में उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं और ग्लाइकोसूरिया जो है वो इंडिकेशन होता है डायबिटीज मेलाइटस का। तो क्यों आखिर में ग्लूकोज नहीं दिखता यूरिन में नॉर्मली, बिकॉज द नॉर्मल ब्लड
शुगर इज फ्रक्टोज, नहीं भाई, ब्लड शुगर ग्लूकोज ही है, फ्रक्टोज तो फ्रूट शुगर को बोलते हैं। ग्लूकोज इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज नॉट फिल्टर्ड इन द ग्लोमुलस, ये भी गलत है भाई, फिल्टर तो हो ही रहा है, फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, ग्लूकोज विल ऑल्सो गेट फिल्टर्ड। ग्लूकोज इन ग्लोमुलर फिल्टर इज completely reabsorbed in the uriniferous tubule, yes। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द अदर नेम ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को ही हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और नेफ्रॉन के पीसीटी रीजन में 100% जो ग्लूकोज है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड completely in the PCT region of the you can say nephron। किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, किडनी स्टोन जिसको हम रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? अब यहाँ पे वी कैन टेक द ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन नहीं, फैट ब्लॉकेज नहीं, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन नहीं, आंसर विल बी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट। किडनी स्टोन इज बेसिकली ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की वजह से किडनी स्टोन होता है। और ये स्टोन जनरली जब पानी इंसान कम पीता है, कैल्शियम के प्रोडक्ट्स ज्यादा खाता है तो हो सकता है, और ये यूरेटर में भी आ सकता है, यूरेथ्रा में भी आ सकता है और काफी पेनफुल होगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन नेफ्रॉन। काउंटर करंट मैकेनिज्म किसमें ऑपरेट होता है? वेरी इजी, वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप, है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ ऑप्टेन ये यू कैन से ऑपरेट हो रहा है, वासा रेक्टा एंड हेनलेज लूप, जो कि क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को, सो दैट द जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सके। जितना लंबा हेनलेज लूप होगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। और हेनलेज लूप के पास में ही जो ब्लड वेसल रन कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग वासा रेक्टा। तो ये वासा रेक्टा हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। नेक्स्ट इज विच ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी इनिशिएट्स एंड एंड्स इन ब्लड कैपिलरी, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीनल पोर्टल वेन नहीं लिख के आना, क्योंकि हमारे में रीनल पोर्टल वेन नहीं होता। जनरली जो पोर्टल सिस्टम होता है इट बिगिंस इन कैपिलरी एंड एंड्स इन कैपिलरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोर्टल सिस्टम बिगिन और एंड करता है कैपिलरी में, लेकिन हमारे में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। हम लोगों में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। तो इफरेंट आर्टेरियोल इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका जैसे मान लो ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आया ग्लोमुलस में। एफरेंट आर्टेरियोल किसका ब्रांच है? रीनल आर्टरी का ब्रांच है। और ये जो आपका ग्लोमुलस है ये बनाएगा इफरेंट आर्टेरियोल, और इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर बना लेता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ग्लोमुलस क्या होता है? ग्लोमुलस इज एक्चुअली टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ग्लोमुलस भी ब्लड कैपिलरी का क्या है? बंच है। और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी भी कैपिलरी नेटवर्क है। ओ सेट, 1 सेकेंड, कहाँ गया? यस, ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो आंसर क्या होगा? इफरेंट आर्टेरियोल। क्यों? क्योंकि देखिए इफरेंट आर्टेरियोल के पहले ग्लोमुलस है, ग्लोमुलस कैपिलरी का नेटवर्क है, और इफरेंट आर्टेरियोल के बाद पीसीटी है, दैट इज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, है ना। और ये भी क्या है? बेसिकली ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। सो द आंसर विल बी व्हाट? इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अकर। डिक्रीज अगर होता है ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर तो इसमें से क्या नहीं होगा? बताइए। अगर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो रास चलने लगता है। रास में कौन आता है? आपका रेनिन आता है ना। एंजियोटेंसिन भी आता है, जो कि नहीं लिखा हुआ है, एंजियोटेंसिन भी आएगा, एंजियोटेंसिन। उसके बाद से एल्डोस्टेरॉन भी आता है, और आपका एक और चीज आता है दैट इज एडीएच, है ना। एडीएच बाद में आता है, रास का हेल्प करता है ना। ये कहाँ से सिक्रीट होता है एक्चुअली? कहाँ कौन बनाता है इसको? सिंथेसाइज कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और स्टोर कहाँ हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो क्या नहीं आएगा? एएनएफ। एएनएफ का काम ही होता है डिक्रीज करना ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जो कि एट्रिया ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस करेगा। सो द आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 4। जिन लोगों को ये सर से ऊपर जा रहा है वो लोग मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। in if the glucose concentration present in urine of normal man is, very easy question, है ना। इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, नॉर्मल पर्सन पूछा है तो आपको पता है कि नॉर्मल पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ग्लूकोज यूरिन में थोड़ा भी आ गया इसका मतलब वो डायबिटिक हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0, है ना। जब मैंने लेक्चर लिया था तो आपको बताया था दैट विल बी 0 mg per ml। यस, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन कॉजेस
मैंने आपको बताया था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मिक्चुरेशन हो सके, और जो यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स होते हैं, यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स, उनको ये रिलैक्स करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में स्टिमुलेट होता है और वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर्स को रिलैक्स करता है ताकि मिक्चुरेशन हो सके। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूजर मसल। व्हाट इज डेट्रूजर मसल? मैंने आपको पढ़ाया था, डेट्रूजर मसल इज द स्मूथ मसल ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल है उसको डेट्रूजर मसल बोल रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मैंने गलती से इस पे टिक लगा दिया। आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल, ये गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर, यस। यानी जो आपका डिफ्यूजर मसल है यूरिनरी ब्लैडर का वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो इंस्पिंक्चर्स हैं वो रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्पिंक्चर्स जो है वो रिलैक्स करेगा। इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पिंक्चर जो है वो इनवॉलेंट्री यू कैन से मसल का बना हुआ है, एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री मसल का बना हुआ है। यस और नो? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? डिफ्यूजर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करवाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय। यूरिक एसिड बेसिकली डीएनए और आरएनए से बनता है। जिसको नहीं पता है उसको पता होना चाहिए। और डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। देखिए जो पीसीटी होता है ना, पीसीटी उसके पास आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है। उसके अलावा जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ इनलेज लूप है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ इनलेज लूप के थिक सेगमेंट में भी आपका क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। समझ में आया? सो द आंसर विल बी व्हाट? यहाँ पे आपका असेंडिंग लिम्ब तो दिया ही नहीं है, आंसर विल बी पीसीटी। इज दिस क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, बिकॉज इट हैज सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनियस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। तो प्रिंसिपल नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है? यूरिया। और यूरिया कहाँ पे बनता है? लिवर में बनता है। लिवर में कहाँ बनता है? लिवर के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। यूरिया साइकिल के थ्रू बनता है। समझ में आया? तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बट इलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनीज। यस, यूरिया जो है वो कहाँ बन रहा होता है? लिवर में, लेकिन इलिमिनेट कहाँ होता है? किडनी के थ्रू। इन किडनीज गलत, इन किडनीज गलत, और यहाँ पे बाइल ये गलत। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? प्रिंसिपल नाइट्रोजनियस वेस्ट मतलब मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट, जो हमारे में क्या है? यूरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइजेस ड्यू टू किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो गया तो कैसा कंडीशन होगा? अगर किडनी फेल हो गया तो उस कंडीशन में जो किडनी है अपना काम नहीं कर पाएगा। किडनी का काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूरिया, है ना। तो उस कंडीशन में यूरिया जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगा, और यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्लड में। उस कंडीशन को बोलते हैं यूरीमिया। यूरीमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। विच ब्लड वेसल इन ह्यूमंस वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। देखिए यूरिया कहाँ बन रहा होता है? यूरिया बनता है लिवर में, है ना। तो लिवर से जो ब्लड वेसल निकलेगा वही सबसे ज्यादा यूरिया कैरी करेगा। और लिवर से कौन सा ब्लड वेसल निकलता है? हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक वेन विल कैरी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड रीनल वेन कैरीज मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। याद रखिएगा, हेपेटिक वेन में मैक्सिमम यूरिया होता है और रीनल वेन में मिनिमम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड मतलब क्या हो गया? रीनल पिरामिड मतलब मेडुलरी पिरामिड, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो किडनी है ना, किडनी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड होते हैं, इसी को हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? पीसीटी होता है भाई, उसके अलावा डीसीटी होता है ना। उसके बाद बोवेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमुलस होता है, ये सब कॉर्टेक्स में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है? तो रीनल पिरामिड तो मेडुला में होता है, यानी हमें सर्च करना है कि जो चीज कॉर्टेक्स में होता है वो रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होगा। क्या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो है आपका रीनल पिरामिड का पार्ट हो सकता है? यस, क्योंकि जो वासा रेक्टा है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन द, यू कैन से,
क्या क्या बोलते हैं, मेडुला में, रीनल पिरामिड में, यस और नो? तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जो वासा रेक्टा है, जो कि हेनलेज लूप के बाहर है, वो आपका बेसिकली प्रेजेंट हो सकता है रीनल पिरामिड में, है ना? उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट, यस, कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द मेडुला, और इसका मेजर पोर्शन जो है वो मेडुला में ही है। लूप ऑफ इनले, ये भी मेडुला में है। कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में बेसिकली पीसीटी और डीसीटी की बात हो रही है, और पीसीटी डीसीटी विल कम इन द कॉर्टेक्स रीजन, सो द आंसर विल बी ऑप्शन 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली वेरी इजी। अरे ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये कैसा हो गया, ये ऑप्शन कुछ और मैं लिख देती हूँ। नन ऑफ दी अबव लिख देती हूँ मैं अपने मन से, ठीक है? अब यहाँ पे यूरिन क्यों कॉन्सेंट्रेट होता है, देखिए जितना ज्यादा लंबा हिनलेज लूप होगा उतना ज्यादा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होगा। द लॉन्गर द हिनलेज लूप द मोर यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना? जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन होगा। यस, तो आंसर विल बी व्हाट, हिनलेज लूप या लूप ऑफ हिनले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरिन कॉन्सेंट्रेट करता है लूप ऑफ हिलने की वजह से, और लूप ऑफ हिलने और वासा रेक्टा में ही काउंटर करेंट मैकेनिज्म होगा, जिसकी वजह से यूरिन और से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते जाएगा। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, ऑब्वियसली 6.0 पीएच होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो H प्लस आयंस है ब्लड से, वो चला जाता है रीनल ट्यूब्यूल में, कैसे? एक्टिवली, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये सब आपको लेक्चर के टाइम पे पढ़ाया था। तो H प्लस आयन का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, इसीलिए जो यूरिन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.0 पीएच होगा। तो हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट, यस, आंसर जो है ऑप्शन 1 ही बन जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यूरिया साइकिल अकर्स इन, यूरिया साइकिल कहाँ होता है? तो यूरिया साइकिल लिवर में होता है। लिवर में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और साइटोसॉल में भी होता है। समझ में आया? तो लिवर के सेल्स में, जिसको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उसके साइटोसॉल यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया साइकिल होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। द पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स embedded in the medulla is, yes, वेरी इजी। रीनल कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट जो है मेडुला में इम्बेडेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो किडनी में आपको मालूम है यहाँ पे इस तरह से मेडुलरी पिरामिड हुआ करते थे, और कॉर्टेक्स से कुछ पार्ट ऐसे ऐसे जो है वो मेडुला के अंदर आ रहे थे, जिसको हम रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते थे। तो आंसर विल बी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि रीनल कॉलम भी बोल सकते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोल सकते हैं। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ये यूरिया है, दिस इज द यूरिया। समझ में आया? ये गलत है भाई, यूरिया में तो भाई किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अमोनिया इज द करेक्ट आंसर। ये आपका यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, यूरिक एसिड में भी किडनी का रोल लगेगा, तो ऑल ऑफ देम नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया कैन बी इजिली रिमूव्ड थ्रू द बॉडी सरफेस, है ना, ऑफ द, यू कैन से एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे गिल सरफेस से हो सकता है इन केस ऑफ फिशेस, एज द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस, है ना? तो किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता अमोनिया अमोनिया के रिमूवल करने के लिए। लेकिन जब किडनी आपका यूरिया में कन्वर्ट होगा, उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, और जब अमोनिया जो है, मैंने किडनी बोल दिया क्या? जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा तो उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, और जब अमोनिया आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो और ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। इसीलिए यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट तो है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव वेस्ट भी है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो आपका यूरिक एसिड है, दिस इज द लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव वेस्ट ऑल्सो। इज दिस क्लियर? लेकिन अमोनिया जो है, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, और ये इस इजिली अमोनियम आयंस के फॉर्म में बेसिकली रिमूव हो सकता है। इसमें किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स आर द स्क्रिटरी स्ट्रक्चर्स इन, ये एनसीईआरटी के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था। तो पहला ऑप्शन है रोटिफर, सही है। फ्लैटवर्म सही है। सम एनिलिट सही है। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। एम्फियोक्सस, यस, इसी को ब्रांचियोस्टोमा या लैंसलेट बोलते हैं। ये सब फाइलम सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। स्पाइडर्स नहीं भाई, स्पाइडर्स में कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, है ना? स्पाइडर में क्या होता है? कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। प्रॉन में क्या होता है? एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। कॉकरोच में क्या होता है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और ई। ये कहाँ है? ये ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, ए, बी, सी एंड ई। नेक्स्ट, ग्लाइकोसूरिया यानी कि ग्लूकोज का प्रेजेंस यूरिन में, और कीटोन्यूरिया यानी कीटोन का प्रेजेंस यूरिन में। ये कौन सी बीमारी को दर्शाता है? ये दर्शाता है डायबिटीज मेलाइटस को, जिसको हम शुगर बोलते हैं। मेल वर्ड का मतलब होता है हनी या शुगर।
अंडरस्टूड। ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया और भी कई सारे सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, एस्थीनिया, है ना, पॉलीफेजिया। ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, डिटेल में मैं बताऊंगी। ये ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कब, ये जब चैप्टर पढ़ा रही थी। एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय, ये आईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन है ना। एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली लिवर। ये 452 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। यस, इट इज मेड अप ऑफ 452 अमाइनो एसिड। इज दिस क्लियर? ये आपको नहीं याद रखना है कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब रास मैकेनिज्म चल रहा होता है तो इसका काम आता है। याद करो, लीवर इसको हमेशा प्रोड्यूस कर रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में। जिसके भी लास्ट में जेन लग गया वो इनएक्टिव होता है। समझ में आया कि नहीं? तो आंसर विल बी लिवर सेल्स। मैक्युला डेंसा कौन से सेल्स होते हैं? डीसीटी के सेल्स होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल्स को बोलते हैं। और जेजी सेल्स एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स होते हैं, जो दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक रेनिन जो रास मैकेनिज्म में काम करता है, और एक इरिथ्रोपोएटिन जो कि आपका इरिथ्रोपोएसिस करवाता है बेसिकली ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब। अंडरस्टूड और नॉट? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व अब हो रहा होगा मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना। और अपने दोस्तों से मेरे चैनल को जरूर शेयर करिए। मैं आपका पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी, एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे से तैयारी कराऊंगी, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज मेरा को कैसे समझ में आएगा कि इट इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मेरी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। ओके, तो अगर हो सके तो आप इस पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।